नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वारदात की मैं बात करूँ ना, तो जैसे जैसे आप वारदात में आगे जाएंगे, शुरू में ऐसा लगेगा कि हाय कहानी में विक्टिम जो है कोई और ही है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि कहानी कैसे कैसे मोड़ लेती है। और लास्ट में जाके जब आप देखेंगे तो आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि एक इंसान कुछ चीज़ें पाने के लिए और एक इंसान आज की दुनिया की चकाचौंध में अपनी ऐशो आराम की चीज़ें हासिल करने के लिए, पैसे हासिल करने के लिए कैसे कैसे रंग दिखाता है और कैसे कैसे स्टेप लेता है। आज की मैं एक बात करूं आपसे, रेप एक बहुत ही जघन्य अपराध है, लेकिन कभी भी कोई भी लड़की, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक लड़की अपने ऊपर रेप का झूठा आरोप भी लगवा सकती है, लेकिन सच बताऊं तो ऐसा हुआ है। और आज की वारदात जो है इसका जीता जागता सबूत है। जब आप वारदात में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको सारी कहानी जो है परत दर परत खुलती चली जाएगी और उसके बाद आपको लगेगा कि दुनिया में बहुत चीज़ें ऐसी हैं। और क्या चीज़ ऐसी है जो इम्पॉसिबल है? हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ हो सकती है। और जुर्म का तो अगर बात करें तो जुर्म कोई भी रूप ले सकता है। टाइम ना लेते हुए वारदात शुरू करूं, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में अगर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वारदात। आज की मैं वारदात की बात करूं तो आज की वारदात है मध्य प्रदेश के जुडिशियल कैपिटल जबलपुर शहर की। जबलपुर शहर में 5 फरवरी 2017 को सुबह 4:45 बजे के समथिंग जो जबलपुर का राजपुर पुलिस स्टेशन है, राजपुर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और एक लड़की जो है वो कॉल करके बताती है कि सर मैं यहाँ फलों वाली मंडी के पास से बात कर रही हूँ और मेरा गैंगरेप हुआ है। जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो पुलिस टाइम ना लेते हुए मौका वारदात पर पहुँचती है और मौका वारदात पर जाकर देखती है एक लड़की जो है वो बहुत बुरी हालत में, जख्मी हालत में वहाँ पर लेटी हुई है और लगभग बेहोश सी है। पुलिस वहाँ पर कुछ ना कहते हुए लड़की को जो है वो अपनी पीसीआर वैन में डालती है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा लड़की को होश आता है, होश आने के बाद फिर वो लड़की से पूछताछ करती है। तो लड़की ये बताती है मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। जबलपुर में एक एरिया है जहाँ पर मेरा घर है और मेरे पिता जो है वो बीमार रहते हैं और भाई मेरा छोटा है। मैं बैंक के पीओ के एग्ज़ाम के लिए जाबू नगर गई हुई थी और जाबू नगर से जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो देर शाम हो गई थी। अब मैं ऑटो का वेट कर रही थी, चूंकि फरवरी महीना है, दिन जो है अभी भी छोटे होते हैं, तो लगभग रात के 8 साढ़े 8 बज चुके थे। मैं ऑटो का वेट कर रही थी लेकिन मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था और इस तरीके से इंतज़ार करते करते मुझे लगभग 9:30 बज जाते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से एक ऑटो निकलता है। मैंने उस ऑटो वाले को हाथ दिया और ऑटो वाले ने बहुत आगे जाके ऑटो को रोका। मैंने दौड़ कर उस ऑटो वाले से पूछा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मैंने एरिया उसको बताया तो वो कहता है कि मैडम उसमें ऑलरेडी 2 लोग और बैठे हुए थे। तो वो कहता है कि मैडम पहले मैं इन 2 सर को छोड़ूंगा और उसके बाद फिर आपको छोड़ूंगा। वो लड़की बताती है कि मुझे बहुत थोड़ा सा हिचक भी हुई थी कि 2 लड़कों के बीच में मैं वहाँ पर इतनी रात में बैठ रही हूँ, कहीं कोई गलत ना हो जाए। लेकिन बात वही थी कि मैं पिछले 1-1.5 घंटे से इंतज़ार कर रही थी और वहाँ पर कोई वाहन नहीं निकल रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि बेटर है कि मैं लिफ्ट ले लूँ। और मैंने शेयरिंग में ऑटो ले लिया और मैं उस ऑटो में बैठ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो वाले ने एक सुनसान जगह से ऑटो को ले लिया। अब मुझे बहुत हैरानी हुई, मैंने उससे पूछा कि भैया ये कहाँ लेकर जा रहे हो? ऑटो वाला कहता है कि मैडम ये शॉर्टकट है और मैं जल्दी से इनको छोड़ दूंगा और उसके बाद फिर आपको ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ सा लगा। मैंने उनको बोला कि नहीं यहीं पर उतार दो, लेकिन ऑटो वाले ने नहीं रोका और इसके बाद आगे ले जाकर एक सुनसान सी जगह पर ऑटो रोक दिया। और इसके बाद उन तीनों ने, जो 2 लोग बैठे थे और ऑटो ड्राइवर ने, तीनों ने मुझे घसीट कर एक सुनसान सी जगह पर लेकर गए और इसके बाद तीनों ने बारी बारी से मेरे साथ रेप किया। पूरी रात वो मुझे नोचते रहे, कचोटते रहे और उसके बाद फिर उनमें से एक लड़का जो है वो ऑटो की तरफ जाता है और एक बोतल लेके आया और उन्होंने मुझे पिलाने की कोशिश करी, लेकिन चूंकि मैंने पिया नहीं तो इसलिए वो पूरा का पूरा जो बोतल है वो नीचे ज़मीन में गिर जाता है। जब वो पूरा नीचे ज़मीन में गिर गया तो उनमें से एक लड़के ने मेरा वीडियो बनाया। मुझे धमकी देकर वो कहने लगे कि हमने तुम्हारा वीडियो बनाया है, अब अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई
तो हम तुम्हारा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं जैसे तैसे, मुझे होश आता है और उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपने कपड़े पहने, फिर आपको मैंने फ़ोन लगाया। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस फिर फटाफट मेडिकल करवाती है उस लड़की का, और मेडिकल में ये चीज़ साफ हो जाती है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और इसके साथ ही उस लड़की को जहर पिलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जहर जो है वो पेट तक पहुंचा नहीं है। जब ये चीज़ पुलिस सुनती है, फिर पुलिस उसके बाद अपनी तहकीकात में जुट जाती है। अब सबसे पहले वहाँ पर जितने भी ऑटो वाले थे, उस एरिया में जो ऑटो वाले सबसे ज़्यादा ऑटो चलाते थे, उन सबसे पूछताछ की जाती है, उन सबको खंगाला जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी ऑटो वाला नहीं निकलता। इसके बाद जो रात में ऑटो चलाते हैं उनको भी खंगाला जाता है, लेकिन नतीजा वही ज़ीरो। अब पुलिस हैरान। इसके बाद पुलिस ने क्या किया, जाबू नगर से जिस एरिया में उस लड़की का रेप हुआ था वो जगह थी फलों वाली मंडी। तो पुलिस क्या करती है कि जाबू नगर, जहाँ से उस लड़की ने ऑटो लिया था, उस जगह से फलों वाली मंडी तक का रोड पूरा खंगाला जाता है, लेकिन एक भी सीसीटीवी कैमरा ऐसा नहीं था जो एक्टिव हो। पुलिस को बड़ी हैरानी होती है कि आखिर एक भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो एक्टिव नहीं है। समझ नहीं आता पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी तहकीकात जो है जारी रहती है। इधर मीडिया वालों को ये चीज़ पता लगती है तो मीडिया भी बवाल उठा देती है। अब पुलिस स्केच आर्टिस्ट को बुलवाती है। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाती है फलों वाली मंडी का जो एरिया उस लड़की ने बताया था। जो उस लड़की का नाम था प्रियंका पाल। तो उस एरिया में भी जाती है और उस एरिया का भी मुआयना करती है, लेकिन वहाँ से भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं निकलता जिससे कि कुछ भी पता चल सके। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया जाता है और वो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने उनके फेसेस देखे हुए हैं और फेसेस के बिहाफ पर मैं स्केच बनवा सकती हूँ। अब स्केच आर्टिस्ट जो है वो स्केच बनाते हैं और तीनों स्केच ले जाकर जगह जगह पर दिखाए जाते हैं, लेकिन नतीजा ज़ीरो, कुछ भी पता नहीं चलता। अब पुलिस भी इस मैटर में मतलब ज़ीरो पर आ गई थी। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि इस केस की तहकीकात कैसे करें। पुलिस इन तहकीकातों में जुटी हुई थी कि तभी पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में उधर से एक लड़का बात करता है और वो बताता है कि जिन रेपिस्ट की फ़ोटो आप सर्कुलेट कर रहे हैं, उन लड़कों को, उन 2 लड़कों को मैंने यहाँ संतराम कॉलोनी में एक चाय की टपरी है वहाँ पर बैठे हुए देखा है। अब चूंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं वहाँ पर किसी काम से गया हुआ था, तो वो दोनों लड़के जो है वो इसी रेप के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो इसलिए मुझे पता लगा वो लड़के उस रेप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं यही बता सकता हूँ कि वो संतराम कॉलोनी के रहने वाले दोनों लड़के हैं, और जिनमें से एक का नाम संजय सिंह और दूसरे का नाम दीपक चौहान है। अब जब पुलिस ये चीज़ सुनती है तो फिर पुलिस संतराम कॉलोनी में संजय सिंह और दीपक चौहान को ढूंढना शुरू कर देती है। ज़्यादा समय नहीं लगता और पुलिस दोनों तक पहुंच जाती है और दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। अब पुलिस स्टेशन जब लेकर आती है तो इसके बाद संजय और दीपक दोनों के पेरेंट्स भी पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। अब दोनों पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वालों में से और हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। इधर संजय और दीपक दोनों कह रहे थे कि नहीं सर, हम उस दिन उस जगह पर थे ही नहीं, हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हैं, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन पुलिस कहती है कि इसका क्या प्रूफ है कि तुम दोनों इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, चूँकि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ 5 तारीख को दोनों जो है वो ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्त के यहाँ जरूर गए हुए थे। तो पुलिस कहती है कि 5 तारीख को तुम लोग घर पर भी नहीं थे। अब बहुत कड़ाई से पूछताछ की जाती है और इसके बाद प्रियंका पाल को बुलाया जाता है और प्रियंका पाल से उसकी पहचान करने के लिए बोला जाता है। तो प्रियंका पाल कहती है कि हाँ, ये दोनों वही हैं और इनके साथ साथ वो ऑटो ड्राइवर भी था। अब जब प्रियंका पाल इसकी तफ्तीश कर लेती है और लड़कों को पहचान लेती है तो इसके बाद पुलिस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब दोनों की कड़ाई से पूछताछ होने शुरू हो जाती है। जब दोनों की कड़ाई से पूछताछ शुरू होती है तो उसमें से फिर जो संजय सिंह एक बात कहता है कि सर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं उस रात को उस जगह पर था ही नहीं। तो कहते हैं कि तुम कैसे प्रूव करोगे? तो कहता है कि उस रात एक्चुअल में मैंने कहा था कि मैं ज्वाइंट स्टडी के लिए जा रहा हूँ घर वालों से, लेकिन मैं ज्वाइंट स्टडी के लिए नहीं गया था। मैं उस रात में एक्चुअल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और मैं पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो फिर पुलिस कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो संजय सिंह कहता है कि नहीं सर, जाने दो, वो एक्चुअल में बहुत ही
सीधी सादी सी लड़की है और उसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। लेकिन जब पुलिस वाले कहते हैं अगर तुम नाम नहीं लोगे तो इस रेप के इल्ज़ाम में तुम्हें हम जेल में डाल देंगे, और जब बहुत ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो संजय सिंह कहता है कि सर मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है प्रियंका पाल। जब प्रियंका पाल वो नाम लेता है तो अब बारी पुलिस की चौंकने की थी। पुलिस चौंकती है और पुलिस ये सोचती है कि हमने तो अभी लड़की का नाम ही नहीं बताया है, इनको कैसे पता। लेकिन अब पुलिस को जो केस है वो केस थोड़ा सा अटपटा सा लगा और लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दोनों के फ़ोन के लोकेशन निकाले गए तो जो दीपक के फ़ोन का लोकेशन था वो अपने उसके घर पर था, और जो संजय सिंह का लोकेशन था वो फलों की मंडी वाले एरिया में था। अब चूंकि जब संजय सिंह से पूछा गया तो उसने भी यही चीज़ बोली, चूंकि एरिया अभी तक संजय सिंह और दीपक से डिस्कस ही नहीं किया गया था। लेकिन संजय कहता है कि हाँ मैं फलों की मंडी के पास अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो पुलिस जो है वो हैरान होती है। अब इसके बाद फिर पुलिस जो है, अब पुलिस को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो है जो थोड़ा सा मिसिंग है। अब पुलिस उन दोनों को बुलाती है, संजय को और दीपक को, और दोनों से आराम से पूछताछ की जाती है। और पूछताछ के बाद उनसे पूछा जाता है, संजय सिंह से पूछा जाता है कि तुम प्रियंका पाल को कैसे जानते हो। तो वो दोनों कहते हैं कि प्रियंका पाल जो है उसको हमारे एक दोस्त ने मिलवाया था और वो हमारे सामने आई थी। सबसे पहले उसने दोस्ती जो है वो दीपक से की थी, लेकिन दीपक के साथ उसकी जो दोस्ती है वो ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। इसके बाद वो संजय सिंह से दोस्ती करती है और दोस्ती के बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है, और इसके बाद वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अब जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो पुलिस फिर हैरान होती है। और इसके बाद अब बात आती है संतराम कॉलोनी के पास जो टपरी है चाय की उसकी। तो कहते हैं कि जब हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो हम डिस्कस कैसे करेंगे। हम तो वहाँ जाते ज़रूर हैं लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर डिस्कस क्यों करेंगे। अब ये चीज़ जब पुलिस सुनती है तो फिर इसको फिर जो अज्ञात कॉल आया था वो दिमाग में घूमने लग जाता है। अब पुलिस कहती है कि अब इसकी जो तहकीकात है वो दूसरे सिरे से शुरू की जानी चाहिए, और इसके बाद तहकीकात दूसरे तरीके से शुरू होती है। अब पुलिस उस अज्ञात कॉलर के नंबर पर कॉल करके उसको पुलिस स्टेशन बुलाती है, जिसका नाम था विशाल जोशी। अब विशाल जोशी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और विशाल जोशी से कहा जाता है कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा किया, एटलीस्ट तुम्हारी निशानदेही पर हम कम से कम रेपिस्ट तक पहुंचने में कामयाब तो हो गए। तो विशाल जोशी कहता है कि सर देखो मैंने उस दिन भी फ़ोन करके आपको यही चीज़ बोली थी कि मुझे इन पचड़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो उस दिन बात कर रहे थे और मैंने वो बात सुन ली थी, तो लगा कि नहीं इस मैटर में आपको बताना ज़रूरी है, और इसलिए फिर मैंने आपको फ़ोन कर दिया था, लेकिन मुझे अब इन मैटर्स में नहीं पड़ना। पुलिस साइलेंटली विशाल के और प्रियंका पाल के कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जब कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो फिर एक चीज़ सामने आती है कि विशाल और प्रियंका दोनों में तो बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। इसके बाद एक चीज़ और सामने आती है कि उस दिन चूंकि संजय ने ये बताया था कि उस दिन प्रियंका पाल ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैं फलों वाली मंडी के पास मिलूंगी तुम्हें। तो जब वो कॉल डिटेल में चेक किया जाता है तो वो चीज़ सच निकलती है कि प्रियंका पाल ने संजय को फ़ोन करके और फलों वाली मंडी एरिया में बुलाया था। अब ये चीज़ जब पुलिस सुनती है तो इसके बाद पुलिस को समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस अब विशाल को बिठाती है और विशाल को बिठाने के बाद ढंग से पूछताछ करती है, और जब विशाल के साथ ढंग से पूछताछ की जाती है तो फिर विशाल एक ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी एक बार चौंक जाते हैं कि पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते अपना सकते हैं। कहाँ पीओ की एग्ज़ाम देने वाली लड़की, एक इंटेलिजेंट लड़की, और कैसे खुराफातों और कैसे गलत रास्ते पर पढ़कर एक जुर्म कर बैठती है। अब विशाल बताता है कि एक्चुअल में प्रियंका पाल जो है वो विशाल की गर्लफ्रेंड है। दोनों की दोस्ती बहुत पहले से है, दोनों मिलते भी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ घूमते भी हैं। लेकिन चूंकि प्रियंका पाल जो है बहुत गरीब घर से आती है, उसके फादर जो है वो बीमार रहते हैं, छोटा भाई है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियंका पाल पर है। प्रियंका पाल जो है वो पढ़ने में नो डाउट बहुत अच्छी है। तो वो जब घर की फाइनेंशियली बातें डिस्कस करती थी तो विशाल जोशी ने उसको बोला कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है अगर तुम चाहो तो वो पूछती है क्या। तो कहते कि एक काम करो, 2 लड़के हैं, 2 फ्रेंड हैं मेरे और जो अच्छे घरों से हैं, और अगर हम उनको रेप केस में इन सब चीज़ों में फंसाएं तो हो सकता है कि एक अच्छे खासे पैसे
तुम्हें मिल सकते हैं राजीनामा करने में, बाहर सेटलमेंट करने में। प्रियंका पाल जो है वो उसकी बातों में आ जाती है और वो मान जाती है। इसके बाद विशाल ही था जिसने प्रियंका पाल को अपने उन 2 दोस्तों से मिलवाया था कि ये मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त कह के कि ये मेरी दोस्त है। इसके बाद प्रियंका पाल जो है सबसे पहले प्रदीप को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रदीप जो है वो उसके झांसे में नहीं आता। इसके बाद वो संजय को ट्राई करती है। जब वो संजय को ट्राई करती है तो संजय उसके झांसे में आ जाता है और उसके बाद वो उसके प्यार में पड़ जाता है। और इसके बाद डे डिसाइड होता है 5 फरवरी 2017 को। 5 फरवरी 2017 को प्रियंका जो है वो पीओ का एग्ज़ाम देकर जब बाहर आती है तो उसके बाद झाबू नगर से फलों की मंडी जो एरिया है वहाँ तक वो विशाल ही उसको छोड़ता है और उसके बाद वहाँ पर जाकर वो संजय को फ़ोन करती है और संजय उस जगह पर पहुँचता है। जो फलों की मंडी है वहाँ पर एक घर है जो सुनसान घर पड़ा हुआ था। संजय उससे पूछता है कि ये घर किसका है, तो वो कहती है मेरा घर जो है वो मेरी सहेली का है और वो कहीं गई हुई है, तो उसके पेरेंट्स भी कहीं गए हुए, इसलिए ये घर जो है वो खाली है। वहाँ पर वो दोनों पूरी रात स्पेंड करते हैं प्लान के मुताबिक। और पूरी रात स्पेंड करने के बाद लगभग 2:30 बजे संजय सिंह जो है वो अपने घर चला जाता है और इसके बाद विशाल आता है। चूँकि गैंगरेप की पुष्टि हुई थी, तो जब गैंगरेप की पुष्टि हुई थी तो उसमें वही चीज़ है कि अगर रेप होता है, रेप मीन टू से कि एक पर्सन ने रेप किया है, लेकिन गैंगरेप मतलब कि मोर देन 1 पर्सन। तो जब ये चीज़ पुष्टि हुई तो उसके बाद एक चीज़ का खुलासा हुआ कि संजय के जाने के बाद विशाल आता है और विशाल और प्रियंका दोनों फिजिकल रिलेशन मेंटेन करते हैं और तभी वो मोर देन 1 पर्सन, वो गैंगरेप वाली जो है वो पुष्टि होती है। और इसके बाद 2:30 बजे संजय जाता है और संजय के बाद फिर विशाल आता है और इसके बाद 4:30 बजे प्रियंका जो है प्लान के मुताबिक पुलिस को फ़ोन करती है, अपने हाथों से अपनी बॉडी को खरोचती है और ऐसे जख्म देती है कि ताकि ये लगना चाहिए कि उसके साथ रेप हुआ है। और जब पुलिस ये कहानी सुनती है तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर एक इंसान पैसों को पाने के लिए इस लेवल तक गिर सकता है। इसके बाद पुलिस प्रियंका और विशाल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उनके ऊपर केस चलता है और यहाँ पर संजय और दीपक दोनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन हाँ, उनको जो मेंटल टॉर्चर हुआ था, उनका जो मेंटली टॉर्चर हुआ था पुलिस स्टेशन में, पुलिस कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चूँकि नामदर्ज रिपोर्ट थी, चूँकि अब रिपोर्ट ऐसी थी और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक लड़की अपने ऊपर ऐसे रेप के चार्जेस लगवा सकती है और ऐसे रेप का झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकती है, लेकिन एक्चुअल में ये सच था। तो ये कहानी है दोस्तों कि लड़की मतलब एक ऐसा इल्ज़ाम जो हुआ ही नहीं है, एक ऐसा जुर्म जो हुआ ही नहीं है और एक लड़की अपने ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम भी लगवा सकती है। सुन के बड़ा ताज्जुब होता है लेकिन हकीकत यही है। तो दोस्तों, आपकी वारदात के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर मंडे को एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।